दफ्तर में नए जनरल मैनेजर आने वाले थे। हर जबान पर यही चर्चा थी। पुराने जाने वाले थे। दफ्तर के सभी साहब और बाबू ये पता करने की कोशिश में थे कि कहाँ से तबादला होकर आ रहे हैं, स्वभाव कैसा है, कितने बच्चे हैं इत्यादि। परंतु कोई खास जानकारी किसी के हाथ नहीं लग रही थी। अलबत्ता उनके तबादलों का इतिहास बड़ा समृद्ध था, ये सबको समझ आने लगा था। नियत दिन नए मैनेजर ने दफ्तर ज्वाइन किया तो खूब स्वागत किया गया। पुराने मैनेजर को भी बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से विदा किया। शशांक साहब यानी जनरल मैनेजर वातानुकूलित चैम्बर में भी पसीना पसीना होते रहते। न जाने क्यों हर आने जाने वाले से शंकित निगाहों से बात करते। लोगों में उनका ये व्यवहार करना कुतूहल का विषय था, पर धीरे धीरे दफ्तर के लोग उनके सहयोगपूर्ण और अहंकार रहित व्यवहार के कायल होते गए। एक महीने की छुट्टी पर गया नीरज जब दफ्तर में आया तो शशांक साहब को नए जनरल मैनेजर के रूप में देख पुलकित हो उठा, क्योंकि वह उनके साथ काम कर चुका था। वैसे ही शंकित रहने वाले साहब नीरज को देख और ज्यादा शंकित दिखने लगे थे। बड़े ही ठंडे उत्साह से उन्होंने नीरज से हाथ मिलाया और फिर तुरंत अपने काम में व्यस्त हो गए। मगर ज्यों ही नीरज उनसे मिलने के बाद चैम्बर से बाहर गया, उनके कान दरवाजे पर ही अटक गए। शशांक को महसूस हुआ कि बाहर अचानक जोर के ठहाकों की गूंज हुई। वे वातानुकूलित चैम्बर में भी पसीना पसीना हो गए कि न जाने नीरज क्या बता रहा होगा। अब उनका ध्यान सामने पड़ी फाइलों में नहीं लग रहा था। घड़ी की तरफ देखा, अभी 12 ही बजे थे। मन हुआ घर चले जाएं, फिर सोचा घर जाकर भी अभी से क्या करना है। कोई अरुणा थोड़े है घर में। शायद नीरज अब तक बता चुका होगा। न जाने क्या क्या बताया होगा उसने। क्या उसे असली बात मालूम होगी, शशांक साहब सोच रहे थे। क्या नीरज भी यही समझता होगा कि मैंने अरुणा को मारा होगा। ये सोचते हुए शशांक की यादों का गंदा पिटारा खुलने को बेचैन होने लगा। अधेड़ हो चले शशांक ने वर्तमान का पेपरवेट रखने की कोशिश की कि अतीत के पन्ने कहीं पलट न जाएं, पर जो बीत गई सो बात गई का ताला स्मृतियों के पिटारे पर टिक न पाया। काले जहरीले अशांत सालों के काले धुएं ने आखिर उसे अपनी गिरफ्त में ले ही लिया। शादी के तुरंत बाद की ही बात थी। अरुणा, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें जब देखता हूँ तो अपनी माँ को मन ही मन धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरे लिए चुना। अरुणा के लाल होते जा रहे गालों और झुकती पलकों ने शशांक की दीवानगी को और हवा दे दी। क्या दिन थे वे भी, सोने के दिन और चांदी की रातें। शशांक की डायरी के पन्ने उन दिनों कुछ यूं भरे जा रहे थे। जीत लिखूं या हार लिखूं या दिल का सारा प्यार लिखूं, मैं अपने सब जज्बात लिखूं या सपनों की सौगात लिखूं, मैं खिलता सूरज आज लिखूं या चेहरा चांद गुलाब लिखूं, वो डूबते सूरज को देखूं या उगते फूल की सांस लिखूं। दिल से बेहद नर्म और संवेदनशील शशांक के विपरीत अरुणा में व्यावहारिकता अधिक थी। तभी तो उसने उस छोटी सी मनी ऑर्डर रसीद को ही ज्यादा तवज्जो दी। शशांक, ये 2000 रुपये आपने किसको भेजे हैं? उस दिन अरुणा ने पहली बार पूछा था। ये रसीद तो मेरी डायरी में थी। इसका मतलब तुमने अपने ऊपर लिखी मेरी सारी कविताओं को पढ़ लिया होगा। शशांक ने उसे निकट खींचते हुए कहा। अपनी माँ को भेजे हैं, हर महीने भेजता हूँ उनके हाथ खर्च हेतु, शशांक ने सहजता से कहा और फिर अपने दफ्तर के किस्से अरुणा को सुनाने लगा। पर शायद उसने अचानक बदलने वाली फिजा पर गौर नहीं किया। चंद्रमुखी से सूरजमुखी का दौर शुरू हो चुका था, जिसकी आहट कवि हृदय शशांक को सुनाई नहीं दे रही थी। अब आए दिन अरुणा की नई नई फरमाइशें शुरू हो गई थीं। अरुणा, इस महीने नए पर्दे नहीं खरीद सकेंगे, अगले महीने ही ले लेना। वैसे भी ये गुलाबी पर्दे तुम्हारे गालों से मैच करते कितने सुंदर हैं। शशांक चाहता था कि अरुणा एक बजट बनाकर चले। माँ को पैसे भेजने के बाद बचे सारे पैसे वह उसकी हथेली पर रखकर निश्चिंत रहना चाहता था। तुम्हारे पिताजी तो कमाते ही हैं, फिर तुम्हारी माँ को तुमसे भी पैसे लेने की क्या जरूरत है? अरुणा के शब्दबाण छूटने लगे थे। अरुणा, पिताजी की आय इतनी नहीं है, फिर बहुत कर्ज भी है। मुझे पढ़ाने, साहब बनाने में माँ ने अपनी इच्छाओं का सदा दमन किया है। अब जब मैं साहब बन गया हूँ तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूँ।
शशांक ने सफाई दी थी, परंतु अरुणा मुट्ठी में आए 10,000 को छोड़ उन 2,000 के लिए ही अपनी सारी शांति भंग करने लगी। उन दिनों 10-12,000 तनख्वाह कम नहीं होती थी, पर शायद खुशी और शांति के लिए धन से अधिक समझदारी की जरूरत होती है, विवेक की जरूरत होती है। यहीं से शशांक और अरुणा की सोच में रोज का टकराव होने लगा। गुलाबी डायरी के वे पन्ने जिनमें कभी सौंदर्यरस की कविताएं पनाह लेती थीं, मोहब्बत के भीगे गुलाब महकते थे, अब नूनतेल लकड़ी के हिसाब किताब की बदबू से सूखने लगे थे। शेरो शायरी छोड़ शशांक फुर्सत के पलों में बीवी को खुश रखने के नुस्खे और अधिक से अधिक कमाई करने के तरीके सोचता। नन्हा कौशल अरुणा और शशांक के मध्य एक मजबूत कड़ी था, परंतु उसकी किलकारियां तब असफल हो जाती जब अरुणा को नाराजगी के दौरे आते। सौम्य, पारदर्शी हृदय का स्वामी शशांक अब गृह व मानसिक शांति हेतु बातों को छिपाने में, खासकर अपने माता पिता से संबंधित बातों को छिपाने में माहिर होने लगा। उस दिन अरुणा सुबह से ही कुछ खास सफाई में लगी हुई थी, पर सफाई कम जासूसी अधिक थी। ये तुम्हारे बाबूजी की 2 महीने पहले की चिट्ठी मिली मुझे, इसमें इन्होंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे हैं, तुमने भेज तो नहीं दिए। अरुणा के इस प्रश्न पर शशांक का चेहरा उड़ सा गया। पैसे तो उसने वाकई भेजे थे, पर अरुणा गुस्सा न हो जाए इसलिए उसे नहीं बताया था। पिछले दिनों उसे तरक्की और एरियर मिला था, इसलिए घर की मरम्मत हेतु बाबूजी को भेज दिए थे। अरुणा आवेश में आ गई, क्योंकि शशांक का निर्दोष चेहरा झूठ छिपा नहीं पाता था। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। उस वक्त तक शशांक की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी थी, पर अरुणा उन 10,000 के लिए अपने प्राण देने पर उतारू हो गई थी। आए दिन उसकी आत्महत्या की धमकियों से शशांक अब उबने लगा था। सूरजमुखी का अब बस ज्वालामुखी बनना ही शेष था। अरुणा का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। शशांक ने नन्हे कौशल का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर के लिए निकल गया। अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि उसके सहकर्मी ने बताया, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पड़ोसी का फोन आया था। भाभी जी बुरी तरह जल गई हैं। बुरी तरह से जली अरुणा अगले 10 दिनों तक बंद वार्ड में तड़पती रही। मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए हल्की सी कोशिश की थी, मुझे बचा लो शशांक, अरुणा बोली। जाती हुई अरुणा यही बोली थी। अपनी क्रोधाग्नि की ज्वाला में उसने सिर्फ स्वयं को ही स्वाहा नहीं किया, बल्कि शशांक और कौशल की जिंदगी की समस्त खुशियों और भविष्य को भी खाक कर दिया था। लोकल अखबारों में, समाज में अरुणा की मौत को सबने अपनी सोच अनुसार रंग दिया। रोने का मानो वक्त ही नहीं मिला। कानूनी पचड़ों के चक्रव्यूह से जब शशांक बाहर निकला तो नन्हे कौशल और अपनी नौकरी की सुध-बुध आई। उसके माता पिता अरुणा की मौत के कारणों और वजह के लांछनों से उबर ही नहीं पाए। कुछ महीनों के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। बच गए दोनों बाप बेटे, दुख, विछोह, आत्मग्लानि के दरिया में सराबोर। अरुणा नाम की उनकी बीवी, मां ने उनके सुखी और शांत जीवन में एक भूचाल सा ला दिया था। खुदगर्ज ने अपना तो फर्ज निभाया नहीं, उल्टे अपनों के पूरे जीवन को भी कटघरे में बंद कर दिया था। उस कटघरे में कैद बरसों बरस शशांक हर सामने वाले को कैफियत देता आया था। घृणा हो गई थी उसे अरुणा से, अरुणा की यादों से। भागता फिरने लगा था किसी ऐसे कोने की तलाश में जहां कोई उसे न जानता हो। अरुणा का यूं जाना शशांक के साथ साथ कौशल के भी आत्मविश्वास को गिरा गया था। 14 वर्षीय कौशल आज भी हकलाता था। बरसों उसने रात के अंधेरे में अपने पिता को एक डायरी सीने से लगाए रोते देखा था। जाने बच्चे ने क्या क्या झेला था। एक दिन शशांक ने ध्यान दिया कि कौशल बहुत देर से उसे घूर रहा है। अतः उसने पूछा, क्या हुआ कौशल, कुछ काम है मुझसे? पापा क्या आपने मम्मी को मारा था? हकलाते हुए कौशल ने पूछा। किसने कहा तुमसे? बकवास है ये, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने खुद ही, बोझिल हो शशांक ने थके हारे शब्दों में कहा। वह रोहित है न? वह कह रहा था तुम्हारे पापा मम्मी में बनती नहीं थी, सो एक दिन तुम्हारे पापा ने उन्हें जला दिया। कौशल ने प्रश्नवाचक निगाहों से कहा।
उसकी आंखें अभी भी शंकित ही थीं। यही शंका शशांक के जीवन में भी उतर गई थी। अपनी तरफ उठती हर निगाह उसे प्रश्न पूछती सी लगती कि क्या तुमने अपनी बीवी को जला दिया? क्या अरुणा का कोई पूर्व प्रेमी था? क्या अरुणा के पिताजी ने दहेज नहीं दिया था? जितने लोग उतनी बातें। आशंकाओं और लांछनों का सिलसिला भागता रहा था शशांक एक जगह से दूसरी जगह बेटे को लेकर। अब थक गया था। वो कहते हैं न कि एक सीमा के बाद दर्द बेअसर होने लगता है। बड़ी ही तीव्र गति से शशांक का मन बेकाबू रथ सा भूतकाल के पथ पर दौड़ा जा रहा था। चल रहे थे स्मृतियों के अंधड़। तभी कमरे की दीवार घड़ी ने जोर से घंटा बजाया तो शशांक की तंद्रा भंग हुई। बेलगाम बीते पलों के रथ पर सवार मन पर कसकर लगाम कसी। जो बीत गया सो बात गई। 1 बज गया। कौशल भी स्कूल से आता होगा। चैम्बर से बाहर निकला तो देखा पूरा दफ्तर अपने काम में व्यस्त है। क्यों आज लंच नहीं करना है आप लोगों को? भाई मुझे तो जोर की भूख लगी है, मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए शशांक ने कहा। सभी ने इसका जवाब एक साथ मुस्कुराहट में दिया। घर पहुंच शशांक ने देखा कि खानसामा खाना बना इंतजार कर रहा था। खाना लगाऊं साहब? कौशल बाबा कपड़े बदल रहे हैं। उसने पूछा। अरे वाह, आज तो सारी डिशेज मेरी पसंद की हैं। खाने के टेबल पर शशांक ने चाहते हुए कहा। पापा आप भूल गए हैं, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे पापा, गले में हाथ डालते हुए कौशल ने कहा। तो कैसा रहा आज का दिन? नए स्कूल में मन तो लग रहा है? शशांक ने पूछा। अंदर से उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं पिछली जिंदगी का कोई जानकार उसे यहाँ न मिल गया हो। पर उसने एक नई चमक कौशल की आंखों में देखी। पापा, मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं। साइंस और अंग्रेजी वाली मैडम भी बहुत अच्छा बताती हैं। बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। सब बेहद होशियार हैं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उन सब के बीच टिक पाऊं। शशांक ने गौर किया कि कौशल का हकलाना अब काफी कम हो गया है। शाम को कौशल ने खानसामे और ड्राइवर की मदद से एक छोटी सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था। उसके नए दोस्त तो आए ही थे, साथ ही उसने शशांक के दफ्तर के कुछ सहकर्मियों को भी बुला लिया था। नीरज भी आया था। ऐसा लग रहा था कौशल को उसने भी सहयोग किया था इस आयोजन में। नीरज को उसने फिर चोर निगाहों से देखा कि क्या इसने सचमुच किसी को कुछ नहीं बताया होगा। अब जो हो सो हो, कौशल को खुश देखना ही उसके लिए सुकूनदायक था। तब तक अतीत से भागता रहेगा। अब कुछ वर्ष टिककर इस जगह रहेगा और तबादले कौशल की पढ़ाई के लिए अब ठीक न होंगे। वर्षों बाद घर में रौनक और चहल पहल हुई थी। पापा आप खुश हैं न? हमेशा दूसरों के घर बर्थडे पार्टी में जाता था, सोचा आज अपने घर कुछ किया जाए, कह कौशल ने एक नई डायरी और पेन शशांक के हाथ में देते हुए कहा। आपके जन्मदिन का गिफ्ट, आप फिर से लिखना शुरू कीजिए पापा, मेरे लिए। उस रात शशांक देर तक आकाश की तरफ देखता रहा। आसमान में काले बादलों का बसेरा था, मानो सुखरूपी चांद को दुखरूपी बादल बाहर आने ही नहीं देना चाहते हों। थोड़ी देर के बाद चांद बादलों संग आंख मिचौली खेलने लगा, ठीक उसके मन की तरह। बादल तत्परता से चांद को उड़ते हुए ढक लेते थे, मानो अंधेरे के साम्राज्य को बनाए रखना ही उनका मकसद हो। अचानक चांद बादलों को चीर बाहर आ गया और चांदनी की चमक से घोर अंधेरी रात में उजियारा छा गया। शशांक देर तक चांदनी में नहाता रहा। पड़ोस से आती रातरानी की मदमस्त खुशबू से उसका मन तरंगित होने लगा, उसका कवि हृदय जागृत होने लगा। उसने डायरी खोली और पहले पन्ने पर लिखा।